तो आइए बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं आपकी स्टैंडर्ड 6 की मराठी सब्जेक्ट का 8वां पाठ अपार प्रेम। आज हम आपके इस 8वें पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। आप सभी बच्चे अपनी अपनी बुक्स निकाल लीजिए मराठी सब्जेक्ट की और उसमें 8वां पाठ निकाल लीजिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, इस पाठ के बारे में मालूमात हासिल करते हैं, जिसका नाम है अपार प्रेम। अपार प्रेम यानी बहुत ज़्यादा प्यार। इस पाठ में बताया गया है कि किस तरह एक परिवार भाई भाई से, माँ बाप अपने बच्चों से किस तरह से प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उसके बारे में यहाँ पर हमको बताया गया है कि किस तरह से परिवार के सभी लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमें ऐसे ही करना चाहिए। अपार प्रेम का मतलब है बहुत ज़्यादा प्यार। तो चलिए फिर इस धड़े को हम शुरुआत करते हैं पढ़ने के लिए। आप अपनी बुक्स खोल लीजिए और इस धड़े को अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए हमारे साथ साथ, और पेंसिल से इसके जो मुश्किल अल्फाज है इसके अंदर आए हुए उनके नीचे उनके मीनिंग्स लिखिए। एका सरोवराकाठी घनदाट जंगल होते। एका सरोवराकाठी यानी कि एक सरोवर यानी तालाब के किनारे, काठी यानी किनारे, एक तालाब के किनारे घनदाट जंगल होते यानी कि क्या था, एक बहुत ही घनदाट यानी घना, एकदम दाट ऐसा घना और दाट ऐसा जंगल था। पशु पक्षी, झाडे झुडपे, डोंगर दऱ्या, कडे कपाऱ्या, ओढे नाले यांनी वेढलेले हे जंगल होते। पशु पक्षी यानी परिंदे, जो भी है पशु पक्षी यानी परिंदे, झाड़े झुड़पे यानी बहुत सारे झाड़ झुड़ुप, डोंगर दरिया यानी पहाड़ और दरे, उसके जो दरे हैं वो दरे, कड़े कपारे यानी बहुत ऐसे कोने कपारे ऐसे उसके अंदर थे। ओढ़े नाले यानी कि झरने और छोटे छोटे नाले बहते थे। यानी वेडलेले हे जंगल होते यानी कि इनसे घेरा हुआ, वेडलेले यानी इनसे घेरा हुआ ये जंगल था। गुहा, घरटी, बिळे, वारुळ आणि जाळी अशी सर्व पशु पक्ष्यांची घरे या जंगलात होती। ये इस जंगल में क्या क्या था, गुहा यानी के गुफाएं, घरटी यानी परिंदों के घर, बिळे यानी के बिल, वारुळ यानी सांपों के वारुळ, आनी जाली और जालियां, बेलों से बनी हुई जालियां यानी जो बेलें होती हैं बड़ी बड़ी, तो उनकी क्या होती है, झाड़ों पर या जंगलों में ऐसी बड़ी जालियां बन जाती है, एक दूसरे में मिलकर वो जाली की तरह बन जाते हैं बेल, तो उसको जाली कहा गया है यहाँ पर। अशी सर्व पशु पक्ष्यांची घरे यानी कि ऐसे सभी पशु पक्षी के घर यानी कि परिंदों के घर, या जंगलात यानी कि जानवरों और पक्षियों के घर इस जंगल में थे। या जंगलातील सरोवर नेहमी कमळाने फुललेले असायचे। इस जंगल में के जो सरोवर, जंगल में का जो सरोवर है, जो तालाब है, वो हमेशा, नेहमी यानी हमेशा, कमळानी यानी कमल के फूलों से, फुललेले असायचे यानी खिला हुआ रहता था। मतलब उस तालाब में कमल के फूल हमेशा खिले हुए रहते थे और वो तालाब उससे भरा हुआ रहता था। म्हणून या जंगलाचे नाव पडले कमळवन। इसीलिए, इसी वजह से उस जंगल का नाम, या जंगलाचे यानी उस जंगल का नाम, पडले कमळवन यानी कि क्या नाम गिरा उस जंगल का, कमळवन यानी कमल का जंगल, ऐसा उसका नाम पड़ा। कमळवनात एक कुटुंब राहत होते। कमळवन में यानी कि उस जंगल में जिसका नाम क्या पड़ा था, कमळवन, उस जंगल में एक कुटुंब राहत होते। एक कुटुंब यानी जानवरों का कुटुंब, इंसान का कुटुंब नहीं, यहाँ पर जानवरों का कुटुंब यानी एक जानवर का परिवार या एक जानवर का घर वहाँ पर रहता था। हरिण, हरिणी आणि त्यांची 2 पाडसे। हरिण यानी हरण और हरिणी यानी उसकी हरिण की बीवी या उसकी मादी, आणि त्यांची 2 पाडसे और उनके 2 बच्चे। पाडसे यानी हरण के बच्चे को यहाँ पर पाडसे कहा गया है। असे ते सुखी कुटुंब होते, ऐसा वो सुखी यानी कि खुश कुटुंब यानी परिवार था। क्या था, कमळवन में एक कुटुंब रहता था जिसमें एक हरिण, हरिणी आणि त्यांची 2 पाडसे, एक हरण, एक और हिरनी और उसके 2 बच्चे उसमें खुशी खुशी रहते थे। पाड़ से खूब खेलाइची यानी कि उसके जो बच्चे थे हिरन के, पाड़ से वो बहुत खेलते थे।
एकमेकांना सोडून कुठेही जात नसायचे, यानी एक दूसरे को, एकमेकांना यानी एक दूसरे को, सोडून यानी छोड़कर, कुठेही जात नसायचे यानी कहीं भी नहीं जाते थे. त्यांना एकमेकांबद्दल खूप जिव्हाळा होता. त्यांना यानी उनको, एकमेकांबद्दल यानी एक दूसरे के लिए, खूब जिव्हाड़ा होता यानी बहुत प्यार था एक दूसरे के लिए, बहुत ही वो जान देने को भी हाजिर रहते थे, यानी एक दूसरे को अपनी जान से भी ज़्यादा चाहते थे. एकदा हे कुटुंब सरोवराकाठी पाणी प्यायला निघाले. एक बार ये जो कुटुंब है, ये हरन हिरनी और उनके 2 पाड़स, वो क्या हो गए, एक बार पानी पीने के लिए सरोवराकाठी यानी तालाब के किनारे पहुँचे. पानी प्यायला निघाले यानी पानी पीने के लिए निकल गए. पहाड़ से आनंदाने गाणी गात खेळत बागड़त निघाली होती, यानी कि उसके जो बच्चे थे हिरन के, वो पहाड़ से आनंद से यानी कि खुशी से, गानी गात यानी गाने गाते हुए, खेलत यानी खेलते हुए, बागड़त यानी उछल कूद करते हुए निघाली होती, निकले थे पानी पीने के लिए. कैसे निकले थे उसके बच्चे? घर से गाने गाते हुए, खेलते उछल कूद करते हुए निकले थे तालाब की तरफ. त्यांच्यात सावधपना होता, यानी उनके अंदर क्या था? सावधपना, यानी बहुत ज़्यादा होशियारी थी, बहुत ज़्यादा समझदारी थी उनके अंदर. अन मनात जंगली पशुंची भीती होती, और क्या थी? मनात यानी दिल में, जंगली पशुंची यानी जंगली जानवरों का डर था, यानी कि वो बहुत ही होशियार थे, मतलब चारों तरफ नज़र रखकर उछल कूद कर रहे थे, खेल रहे थे, लेकिन उनकी नज़र चारों तरफ थी कि कहीं आसपास कोई जंगली जानवर ना हो. इसलिए वो क्या कर रहे थे? बिल्कुल सेफ तरीके से यानी सावधानता से वहाँ पर जा रहे थे. तेवढ्यात त्यांना एक मोठ्या झाडाच्या मागून 2 डोळे चमकताना दिसले. उतने में ही क्या हुआ? त्यांना यानी उनको, एका मोठ्या यानी एक बड़े, झाडाच्या यानी झाड़ के, मागून यानी पीछे से, 2 डोळे यानी 2 आँखें, चमकताना दिसले यानी चमकती हुई दिखी. उनको क्या हुआ? जब वो पानी पीने के लिए तालाब की तरफ जा रहे थे तो खेलते कूदते वो जा रहे थे गाने गाते हुए, लेकिन फिर भी उनकी नज़र चारों तरफ थी कि कहीं कोई जंगली जानवर हमारा शिकार ना कर लिए, ऐसा सोचकर वो होशियारी से जा रहे थे. उतने में ही उनको सामने एक बड़ा पेड़ दिखा और उस पेड़ के पीछे 2 आँखें चमकती हुई दिखी. अब वो आँखें किसकी हैं? आप समझ ही गए होंगे. झाडाच्या मागे वाघ उभा होता, यानी कि झाड़ के पीछे, मागे यानी पीछे, वाघ यानी शेर, उभा होता यानी खड़ा था, यानी कि उस झाड़ के पीछे जो आंखें चमक रही थी वो किसकी थी? शेर की थी. झाड़ के पीछे एक शेर खड़ा हुआ था. कुटुंबाला कळून चुकले, यानी कि परिवार को, उन सबको, ये जो चारों भी वो परिवार के जो सदस्य थे उनको ये समझ गया कि झाड़ के पीछे क्या है? शेर है. कि आता चौघांपैकी एकाला मरावे लागणार, और अब क्या होगा? हम चारों में से, चौघांपैकी यानी हम चारों में से, एकाला यानी किसी एक को मरावे लागणार यानी मरना पड़ेगा, क्योंकि शेर क्या करेगा? अब ये अपना शिकार करेगा और इसमें से हम चारों में से किसी एक को तो वो ज़रूर पकड़ेगा ही पकड़ेगा. हरिणी म्हणाली, यानी कि उनकी उन बच्चों की जो माँ है हिरनी, वो कहने लगी, तुम्ही तिघे इथून जा, मी मागून येते. वो हिरनी क्या कहने लगी अपने बच्चों से और अपने पति से कि तुम्ही तिघे यानी तुम तीनों, मतलब बाप और दोनों बच्चे, इथून निघून जा यानी कि यहाँ से चले जाना, मी मागून येते यानी कि मैं पीछे से आऊँगी, ऐसा वो कहने लगी. मतलब मैं शेर के सामने खड़ी रहूँगी, तुम तीनों यहाँ से चले जाओ, ताकि अगर शेर ने खाया तो मुझे खाएगा, लेकिन तुम तीनों बच जाओगे. इसलिए वो हिरनी कहने लगी अपने बच्चों से और अपने पति से कि तुम तीनों यहाँ से चले जाओ, मैं पीछे से आऊँगी. हरिण म्हणाले, नको नको, तुम्ही तिघे जा, मी मागे राहतो. अब वो हरन कहने लगा अपने बच्चों से और बीवी से कि नको नको यानी कि नहीं नहीं, तुम्ही तिघे जा यानी तुम तीनों जाओ, मी मागे राहतो यानी कि मैं पीछे रहता हूँ, मैं यहाँ शेर के सामने खड़ा रहता हूँ, तुम तीनों चले जाओ. यानी कि माँ और बच्चों को जाने के लिए कह रहा है. पहले माँ ने कहा कि अपने शौहर से कि तुम और बच्चे चले जाओ, फिर शौहर ने कहा, उस हरन ने कहा अपनी बीवी से कि तुम और बच्चे चले जाओ, मैं यहाँ पर शेर के सामने खड़ा रहता हूँ.
एक पाडस म्हणाले, यानी कि एक बच्चा, वो दो जो बच्चे थे हिरण के, उसमें से एक बच्चा कहने लगा, नको नको तुम्ही सगळे निघून जा, यानी नहीं नहीं तुम सब क्या करो यहाँ से चले जाओ, मी मागे राहतो, यानी कि वो अपने माँ बाप से और अपने एक भाई से कहने लगा कि तुम तीनों यहाँ से निकल जाओ, मैं यहाँ पर खड़ा रहता हूँ, म्हणजे तुमचं एखादं बाळ तरीच वाचेल, यानी कि अगर मैं यहाँ खड़ा रहता हूँ तो तुमचं यानी कि तुम्हारा एखाद बाळ यानी एक बच्चा तो भी बच जाएगा, यानी कि मेरा शिकार हो गया तो भी चलेगा, क्योंकि मैं मरने के बाद मेरा एक भाई तो भी तुम्हारे पास जिंदा रहेगा या बचेगा, ऐसा एक भाई दूसरा भाई कह रहा है। वाघाने त्यांचं संभाषण ऐकलं, यानी शेर ने उनकी ये सारी बातें, संभाषण यानी जो आपस में वो चारों लोग बातचीत कर रहे थे वो उसने सुनी, तो समोर आला, समोर यानी सामने, वो क्या हो गया, अब सामने आ गया। हरिणीचे कुटुंब थरथर कापायला लागले, यानी कि वो हिरण का जो परिवार था, कुटुंब था, वो थरथर कापायला लागले, यानी कापने लग गया। वाघ म्हणाला, यानी कि शेर कहने लगा, घाबरू नका, यानी डरो मत, मुझसे घबराओ मत, मी तुम्हाला अभय देत आहे, यानी कि मैं तुमको क्या कर रहा हूँ, अभय दे रहा हूँ, यानी तुम्हारी जान छोड़ने, मतलब मैं तुम्हारा शिकार नहीं करूँगा, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, तुम्हाला अभय देत आहे, यानी मैं तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ। तुम्ही एकमेकांवर किती प्रेम करता, यानी तुम लोग एक दूसरे पर कितना प्यार करते हो, एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। सगळ्यांच्या हृदयात एकमेकांसाठी त्याग करण्याची भावना आहे, यानी सबके दिलों में एक दूसरे के लिए त्याग करने की यानी बलिदान करने की भावना है। एकमेकांविषयी अपार प्रेम आहे, यानी एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। अशा कुटुंबाला यानी ऐसे परिवार को कोणाचं भय नसतं, यानी किसी का डर नहीं होना चाहिए। तुम्ही जा, सुखी रहा, यानी तुम यहाँ से जाओ, खुश रहो, सुखी रहा यानी खुश रहो, सुख से रहो, असे म्हणून वाघ निगुन गेला। ऐसा कहते हुए वहाँ से शेर निकलकर चला गया, यानी उसने चारों में से किसी की भी शिकार नहीं की। इस तरह से हमने देखा कि इस पाठ में कैसे परिवार में एक दूसरे से प्यार मोहब्बत रहने की वजह से आने वाली मुसीबतें भी दूर हो जाती हैं, और जो है परिवार हमेशा खुशहाल रहता है, और एक दूसरे से मोहब्बत करने से हमारे परिवार में हमेशा खुशियाँ हंसती खेलती रहती हैं। अब इसके बाद है इसके शब्दार्थ। इस पाठ को लिखा है शुभदा सुरंगे, इस लेखिका ने इस पाठ को लिखा है। शब्दार्थ: जाळी, वेलींच्या फांद्या एकत्र येऊन बनलेली यानी कि जाली, जहाँ पर बेलों के फांदियाँ यानी उसकी टहनियाँ एकत्र येऊन यानी एक साथ आकर जो बनती है उसको जाली कहते हैं, यानी कि जाली कहते हैं। जिव्हाळा यानी कि प्रेम। जंगली, जंगलात राहणारे यानी कि जंगल में रहने वाले जंगली। अभय देने यानी निर्भयतेची खात्री देने यानी जिंदगी बख्श देने की खात्री देना। त्याग करने यानी छोड़ून देने मतलब छोड़ देना। अपार यानी खूब, प्रचंड यानी बहुत ज़्यादा। इस तरह से हमने इस पाठ को देखा है कि किस तरह से एक हिरन अपने परिवार को लेकर कैसे शेर के मुंह से बच गया, क्योंकि वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे के लिए बलिदान देने के लिए तैयार थे, और उनके इस बलिदान को, इस प्यार को देखकर शेर को भी उन पर रहम आ गया और उसने उन सब की जानें बख्श दी। अब इस पाठ को अच्छे से पढ़ने और समझने के बाद हम इस पाठ के स्वाध्याय देख लेते हैं। तो इसमें है प्रश्न पहला, 1-2 वाक्यात उत्तरे लिहा, यानी 1-2 लाइन में जवाब लिखिए। सबसे पहला है अ, जंगलाचे नाव कमलबन असे का पडले, यानी जंगल का नाम कमलबन ऐसा क्यों रखा गया। तो इसका उत्तर हम मराठी में लिखेंगे, आप अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए और इसके उत्तर अच्छे से लिखिए। या जंगलातील सरोवर नेहमी कमळांनी फुललेले असायचे, म्हणून या जंगलाचे नाव कमलबन पड़ले, यानी कि इस जंगल में जो एक सरोवर था, जो एक तालाब था, उस तालाब में हमेशा कमल के फूल खिले हुए रहते थे, इसलिए इस जंगल का नाम कमलबन ऐसा पड़ गया। इसके बाद है आ, हरिणांच्या कुटुंबात कोण कोण राहत होते, यानी कि
हिरन के परिवार में कौन कौन रहता था? तो हमने पाठ में देखा है, हरिणाच्या कुटुंबात हरिण, हरिणी आणि 2 पाडसे राहत होते, यानी कि हरण, हिरनी और उसके 2 बच्चे रहते थे। ई, हरिणाच्या कुटुंबाच्या मनात कोणते विचार होते, यानी कि हिरन के परिवार के दिल में कौन से ख्यालात आ रहे थे? तो इसका आंसर हम लिखेंगे, हरिणाच्या कुटुंबात सावधपणा होता अन मनात जंगली पशुंची भीती होती, यानी कि उनके अंदर क्या था, एक सावधपना था, होशियारी थी और उनके दिल में जंगली जानवरों का डर था। इसके बाद है ई, वाघ शिकार न करताच का निघून गेला, यानी कि शेर शिकार न करते हुए ही क्यों चला गया? तो इसका जवाब हम लिखेंगे, सगळ्यांच्या हृदयात एकमेकांसाठी त्याग करण्याची भावना आहे, एकमेकांविषयी अपार प्रेम आहे, हे बघून वाघ शिकार न करताच निघून गेला, यानी कि यानी कि पूरे परिवार के लोगों में किस तरह से एक दूसरे के लिए प्यार है और बलिदान देने की भावना है, ये देखकर उनके दिलों में जो एक दूसरे के लिए प्यार है और ये सब देखकर शेर वहाँ से बिना शिकार किए ही चला गया। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न दूसरा, पशु पक्षी, झाडे झुडपे यांसारखे जोड शब्द पाठात आले आहेत ते शोधा व लिहा, यानी कि जैसे कि यहाँ पे पशु पक्षी और झाड़े झुड़पे ऐसे 2 अल्फाज जो हमको यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे दिए गए हैं, ये जो जोड़ शब्द है, जैसा इसमें 2 अल्फाज है, पशु और पक्षी, झाड़े और झुड़पे, तो ऐसे जो 2 शब्द वाले जोड़ शब्द वाले पाठ में हमको जो शब्द आए हैं वो हमको यहाँ पर ढूंढने हैं और लिखने हैं। तो इसमें हम पहला लिखेंगे डोंगर दरिया, यानी कि डोंगर और दरिया। दूसरा है कड़े कपारिया और तीसरा है ओढ़े नाले। ये 3 अल्फाज जो है हमारे पाठ में आए हैं। उसके बाद हम लिखेंगे प्रश्न तीसरा, कौन कोठे राहतात शोधा व लिहा, यानी कि कौन कहाँ रहता है, कौन कौन से घर में रहता है, ये हमको ढूंढना है और इसका जवाब हमको लिखना है। तो यहाँ पर हमको नीचे कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं, पक्षियों के नाम दिए गए हैं, वो हमको पढ़ने हैं और उनके नीचे वो कहाँ पर रहते हैं, उनका घर कहाँ पर होता है, ये हमको लिखना है। तो सबसे पहले बॉक्स में है वाघ, वाघ यानी शेर, तो शेर कहाँ रहता है, गुहेत यानी कि गुफा में। फिर पक्षी, पक्षी कहाँ पर रहते हैं, घरट्यात यानी उनके घोंसले में। उसके बाद है उंदीर, उंदीर कहाँ पर रहता है, चूहा, बिल यानी कि उसके बिल में। सांप, सांप कहाँ पर रहता है, वारुड़ात यानी कि उसका जो एक वारुल होता है मिट्टी का बनाया हुआ, उसमें वो रहता है। उसके बाद है माकड़, माकड़ कहाँ रहता है, झाड़ावर यानी कि झाड़ पर। और उसके बाद है लास्ट में मधमाशी, मधमाशी कहाँ रहती है, पोळ्यात यानी कि उसके छत्ते में, मधमाशी यानी कि मधुमक्खी उसके छत्ते में रहती है। तो इस तरह से हम इसके आंसर लिखेंगे। तो वाघ के नीचे पहले बॉक्स में आप लिखेंगे गुहेत, पक्षी, घरट्यात, उंदीर, बिळात, साप, वारुळात, माकड़, झाड़ावर आणि मधमाशी पोळ्यात। ऐसे इसके आंसर हम यहाँ पर लिखेंगे। अब इसके बाद है प्रश्न चौथा, कौन कोणाला म्हणाले, यानी कि किसने किससे कहा, इसके जवाब हमको यहाँ पर लिखने हैं। तो सबसे पहला है इसके अंदर, तुम्ही तिघे इथून जा, ये किसने किससे कहा, हिरनी ने हिरन से कहा, यानी कि उनकी माँ ने उनके पिताजी से कहा। तो हम इसका जवाब लिखेंगे, हरिणी ने हरिणाला म्हणाली। उसके बाद है नको नको तुम्ही सगळे निघून जा, यानी नहीं नहीं तुम सब यहाँ से निकल कर चले जाओ, ऐसा किसने कहा, हरिण ने हरिणीला म्हणाले, यानी यहाँ पर अब उनके पिताजी ने उनके माँ से कहा, यानी कि उस नर हिरन ने अपनी मादी हिरन से कहा। नको नको तुम्ही सगळे निघून जा,
अब ये यहाँ पर किसने कहा, उनका जो एक पाड़स था बच्चा, उसने अपने पूरे परिवार से, अपने माँ बाप से और अपने एक भाई से कहा, नको नको तुम्ही तिघे निघून जा, मी तुम्हाला अभय देतो, यानी कि मैं तुमको छोड़ रहा हूँ। ऐसा किससे कहा, वाघाने हरिणाच्या परिवाराला, यानी कि शेर ने हिरण के परिवार से कहा। प्रश्न 5वां, या पाठातील दोन्ही चित्रांचे वर्णन करा व वर्गात सांगा, यानी इस पाठ में जो चित्र दिए गए हैं ऊपर हमको, उसका हमें वर्णन करना है और उसके बारे में वर्ग में, हमारे क्लासरूम में उसकी चर्चा करनी है। जो ऊपर 2 चित्र दिए गए हैं, देखिए यहाँ पर एक चित्र दिख रहा है कि जिसमें तालाब में कमल के फूल खिले हुए हैं, उसके बाजू में बहुत घना जंगल है, उस जंगल में हमें 2 हिरन दिख रहे हैं, 2 हिरन के बच्चे दिख रहे हैं, फिर इधर से एक झाड़ के नीचे हमको शेर दिख रहा है। इस तरह से हमें यहाँ पर जो भी दिख रहा है, हमें अपने क्लासरूम में सारे बच्चों के साथ मिलकर उसको डिस्कस करना है। और दूसरा चित्र भी इधर है, इसको भी आप गौर से देखिए और इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है ये आप अपने क्लासरूम में बताइए।